Hello students, today we are going to discuss about Alzheimer's disease and the drugs used for the treatment of this disease. What is actually Alzheimer's disease? Alzheimer's disease is a progressive neurodegenerative disease that leads to symptom of dementia. Alzheimer's disease एक ऐसी डिसीज़ होती है जहाँ पे आपके न्यूरॉन्स डीजनरेट होने लग जाते हैं धीरे धीरे करके, और इससे क्या होता है, ऐसे सिम्टम्स राइज हो जाते हैं कि पर्सन का मेमोरी लॉस होने लग जाता है, डिमेंशिया भूलने लग जाता है वो सब कुछ। अब कुछ डिफरेंट हाइपोथेसिस हैं जो एक्सप्लेन कर रही हैं अल्जाइमर्स के क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्यों हैं, व्हाट आर द कॉजेज़ फॉर अल्जाइमर्स। पहला कोलिनर्जिक हाइपोथेसिस जो स्टेट करती है कि there is loss of central cholinergic neurons and deficiency of acetylcholine which is involved in memory and learning. कोलिनर्जिक हाइपोथेसिस ये स्टेट कर रही है कि कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स धीरे धीरे करके डीजनरेट हो जाते हैं जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन की कमी हो जाती है, और एसिटाइलकोलिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है विच इज़ इन्वॉल्व्ड इन मेमोरी एंड लर्निंग। दूसरा है एमिलॉइड हाइपोथेसिस जो स्टेट करता है कि अल्जाइमर में बी कॉज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड बीटा एमिलॉइड प्रोटीन। एमिलॉइड हाइपोथेसिस स्टेट करता है कि बहुत ज़्यादा एमिलॉइड प्रोटीन इकट्ठा हो जाने से, फोल्डेड बीटा एमिलॉइड प्रोटीन इकट्ठा हो जाने से क्या होता है, विच जो बीटा एमिलॉइड प्रोटीन होता है विच इज़ एक्चुअली अ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट इन द फ्लूइड बिटवीन द ब्रेन सेल्स। अब बहुत ज़्यादा ये बीटा एमिलॉइड इकट्ठा हो जाता है तो इसकी वजह से न्यूरो इन्फ्लामेशन हो जाता है और दो न्यूरॉन्स के बीच कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, एंड दैट लीड्स टू अ प्रॉब्लम कॉल्ड डिमेंशिया। मेनली यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूरॉन्स के बीच जो कम्युनिकेशन है वो इनहिबिट हो जा रहा है। थर्ड वाली जो हाइपोथेसिस है दैट इज टाउ हाइपोथेसिस। अल्जाइमर्स डिसीज में रिजल्ट फ्रॉम एबनॉर्मल एग्रीगेशन ऑफ टाउ प्रोटीन। एबनॉर्मल एग्रीगेशन, टाउ प्रोटीन का एक एग्रीगेशन बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, एबनॉर्मली इकट्ठा हो जाता है, और जो विच लीड टू फॉर्मेशन ऑफ टैंगल्स इन नर्व सेल्स इन द ब्रेन, जिसकी वजह से टैंगल्स का फॉर्मेशन हो जाता है ब्रेन के नर्व सेल्स में। तो तीन हाइपोथेसिस है। पहला वाला एक्सप्लेन कर रहा है कि एसिटाइलकोलिन की डेफिशिएंसी हो जा रही है, दैट हैपेंस इन केस ऑफ कोलिनर्जिक हाइपोथेसिस। एमिलॉइड हाइपोथेसिस में ये हो रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जा रहा है बीटा एमिलॉइड प्रोटीन का, जिसकी वजह से न्यूरो इन्फ्लामेशन हो जा रहा है और दो न्यूरॉन्स के बीच कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। थर्ड वाले में क्या है, इट एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जा रहा है, एग्रीगेशन इकट्ठा हो जा रहा है टाउ प्रोटीन्स, दैट इज लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ टैंगल्स इन नर्व सेल्स इन द ब्रेन। Now tau protein helps and support microtubules। ये क्या कर रहा है, टाउ प्रोटीन का क्या काम होता है, हेल्प करता है और सपोर्ट करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। माइक्रोट्यूब्यूल्स के क्या करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इन्फॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट द न्यूरॉन। ये न्यूट्रिएंट पास करते हैं और इन्फॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करते हैं पूरे न्यूरॉन्स में, ठीक है। दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन सेल डिविजन। सो व्हेन टाउ डिसोसिएट्स द माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली बिकम्स कॉम्प्रोमाइज। तो ऐसा होता है कि जब टाउ प्रोटीन ब्रेकअप होता है तो क्या होता है, माइक्रो ट्यूब्यूल जो असेंबली होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूरॉन्स डिस्टरप्ट हो जाते हैं, और क्या होता है, बायोकेमिकल कम्युनिकेशन जो न्यूरॉन्स के बीच हो रहा है वो नहीं हो पाता है, यानी पर्सन मेमोराइज नहीं कर पाता है, किसी चीज़ को याद नहीं रख पाता है। ड्रग्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, दो तरह के ड्रग्स यूज़ हो रहे हैं, एक तो कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर है और दूसरा होता है एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर से आप समझ रहे हैं कि जो एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, और दूसरा जो एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है ये क्या करते हैं, एनएमडीए रिसेप्टर को क्या कर रहे हैं, एंटागोनाइज कर दे रहे हैं। अब आप देखिए कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स जो होते हैं, under normal condition cholinergic neuron in the brain synthesize acetylcholine. On arrival of neuronal impulse, acetylcholine is released in synaptic cleft where it interacts with acetylcholine receptor. Acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase are the two enzymes that break acetylcholine into acetate and choline, thus terminating stimulating signal. Since Alzheimer's disease have been linked to deficiency of acetylcholine in the brain, cholinesterase inhibitors to elevate the symptoms of disease they act by inhibiting cholinesterase enzyme from breaking down acetylcholine, thereby increasing both the level and action of acetylcholine। देखिए क्या होता है,
कोलिनर्जिक न्यूरॉन जो होता है ब्रेन में, इसका काम होता है सिंथेसाइज करना एसिटाइलकोलिन। जब न्यूरोनल इम्पल्स आता है तो क्या होता है, आपका एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, जहाँ पे ये इंटरैक्ट करता है एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर से। जो आपका एसिटाइलकोलिन है दैट इज कंपोज्ड ऑफ एसिटाइल कोए एंड कोलिन, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, बनाते हैं आपका एसिटाइल कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में, दिस इज एन एंजाइम, इसकी प्रेजेंस में आपका एसिटाइल कोलिन बन रहा है। और क्या होता है, जैसे ही न्यूरोनल इम्पल्स आता है ये एसिटाइल कोलिन सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाता है, और ये अपने रिसेप्टर कंसर्न रिसेप्टर पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स पे जो कंसर्न रिसेप्टर्स होते हैं उन पे आके बाइंड हो जाता है। एज सून एज दिस एसिटाइल कोलिन बाइंड्स टू दीज रिसेप्टर्स, व्हाट हैपन, फर्दर द सिग्नल ट्रैवल्स, ठीक है, आपका सिग्नल फर्दर ट्रैवल करता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिटाइलकोलिन की डेफिशिएंसी हो जा रही है इन केस ऑफ आपका अल्जाइमर्स डिसीज में। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली डेफिशिएंसी क्या होती है, यहाँ पे दो एंजाइम्स होते हैं, एक तो एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज और एक होता है ब्यूटायरोकोलिनेस्टेरेज। ये दोनों का काम होता है, ये ब्रेक डाउन कर देते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन एसिटाइलकोलिन। इसको ब्रेक डाउन करें एसिटेट में और कोलिन में, जो हमारा एसिटाइलकोलिन होता है ब्रेक होता है एसिटेट में और कोलिन में। तो क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इन एंजाइम्स को इनहिबिट कर देते हैं बाय गिविंग कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स। ये दोनों कोलिनेस्टेरेज एंजाइम्स हैं, इन दोनों को हम इनहिबिट कर देते हैं। जैसे ये दोनों इनहिबिट होते हैं, हमारा जो एसिटाइलकोलिन है ये ब्रेक डाउन नहीं होता है एसिटेट में और कोलिन में। Thus, by inhibiting cholinesterase enzyme from breaking down acetylcholine, they increase both the level of acetylcholine and action of acetylcholine। अब ज़्यादा देर तक ये बाइंड भी करता है, ठीक है, लेवल भी इंक्रीज हो जाता है और इनका एक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये एसिटाइलकोलिन अब ब्रेक डाउन नहीं हो रहे हैं एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज से। इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो होती हैं डोनेपिजिल, रिवास्टिग्मीन एंड गैलेंटामीन। ये दोनों एंजाइम्स पे एक्ट करते हैं, एसिटाइलकोलिन पे और ब्यूटायरोकोलिनेस्टेरेज पे। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, स्लो हार्ट बीट, लैक ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है इसलिए वेट लॉस हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स। जो आपकी दूसरी ड्रग है, दूसरी कैटेगरी ऑफ ड्रग्स है, दैट इज एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एनएमडीए रिसेप्टर, ये आपका एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। NMDA receptor belongs to the family of ionotropic glutamate receptor which mediate excitatory synaptic transmission in the brain। ये आपको मैंने पढ़ाया था कि इसमें क्या होता है, जो NMDA आपके रिसेप्टर्स होते हैं इस पे आपका ग्लूटामेट बाइंड होता है एंड दैट लीड्स टू एक्साइटेशन ऑफ द सेल्स। दे आर थॉट टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग एंड मेमोरी फॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि ग्लूटामेट का बाइंड होना विथ NMDA रिसेप्टर लीड्स टू लर्निंग एंड मेमोरी फॉर्मेशन। Beta amyloid protein that accumulates in the brain of Alzheimer patients may cause abnormal rise in extrasynaptic glutamate levels by inhibiting glutamate uptake और triggering glutamate release from glial cells। अब क्या होता है, बीटा एमिलॉइड प्रोटीन जब एक्यूमुलेट होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, इसका एक्यूमुलेशन लीड्स टू बहुत ज़्यादा ग्लूटामेट का रिलीज हो जाता है। अब बहुत ज़्यादा ग्लूटामेट जब रिलीज होता है तो क्या होता है, इन केस ऑफ अल्जाइमर्स पेशेंट ये ग्लूटामेट बाइंड होता है NMDA रिसेप्टर से, और जैसे ही ये NMDA, यू कैन सी हियर ग्लूटामेट, दिस इज ग्लूटामेट which has been released from this neuronal presynaptic cell, glutamate bind होता है इस receptor से, this is NMDA receptor। As soon as it binds to NMDA receptor, an influx of extracellular calcium which controls membrane excitability and synaptic transmission। So when glutamate level becomes abnormally elevated, overstimulation of NMDA receptor can result leading to excessive influx of calcium, ultimately causing the cell to rupture and die। इसमें क्या होता है, जैसे ही ग्लूटामेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्लूटामेट है तो क्या होगा आपका, जैसे ही ग्लूटामेट यहाँ बाइंड होता है क्या करता है, कैल्शियम चैनल ओपन कर देता है। जैसे ही कैल्शियम चैनल ओपन होता है क्या होता है, जितना भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैल्शियम है वो सेल के अंदर आ जाता है। जब वो सेल के अंदर आता है दिस लीड्स टू रप्चर ऑफ द सेल्स, बहुत ज़्यादा क्या होता है, सेल रप्चर हो जाता है और अल्टीमेटली द न्यूरोनल सेल डाइज। ड्रग इसमें जो यूज हो रही है दैट इज मेमेंटाटीन। दे एक्ट बाय ब्लॉकिंग NMDA रिसेप्टर। मेमेंटाटीन जो ड्रग्स होती हैं ये इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। जब ये रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो ग्लूटामेट बाइंड नहीं होगा, जब ग्लूटामेट बाइंड नहीं होगा तो कैल्शियम कैनॉट गेट इनसाइड द सेल,
जब कैल्शियम सेल के अंदर नहीं जा सकता है तो सेल बर्स्ट नहीं होगा, वो डाई नहीं करेगा, और डाई नहीं करेगा तो इंसान मेमोरी और लर्निंग का प्रोसेस मेंटेन कर पाएगा। द साइड इफेक्ट्स आर डायरिया, हेडेक एंड इंसोम्निया। अब क्या होता है, ये ड्रग्स जो हैं ये स्टॉप या स्लो डाउन नहीं करती हैं न्यूरो डिजेनरेटिव प्रोसेस को, दे आर जस्ट यूज्ड, लेकिन ये पूरी तरह से क्योर नहीं कर पाती हैं। तो न्यू एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स आर बीइंग डेवलप्ड टू टारगेट द रूट कॉज ऑफ द डिसीज। तो ऐसी कुछ ड्रग्स है जो अंडर क्लिनिकल ट्रायल्स हैं या रिसर्चर्स उस पर वर्क कर रहे हैं कि किस तरह से इस तरह का कुछ ट्रीटमेंट किया जाए कि पेशेंट पूरी तरह से क्योर हो जाए। तो रिसर्चर्स आर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंट्स दैट में प्रिवेंट बीटा एमिलॉइड फ्रैगमेंट फ्रॉम क्लम्पिंग इनटू प्लाक बाय टारगेटिंग 2 एंजाइम्स। अब क्या कर रहे हैं, रिसर्चर्स ऐसा एजेंट ढूंढ रहे हैं जो बीटा एमिलॉइड का जो क्लम्पिंग हो रहा है, जो प्लाक का फॉर्मेशन हो रहा है, वो इनहिबिट हो जाए। ठीक है, तो ये कैसे इनहिबिट होगा? बाय टारगेटिंग 2 एंजाइम्स, बीटा सिक्रेटेज और गामा सिक्रेटेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर cutting the amyloid precursor protein to generate amyloid peptides। बीटा सिक्रेटेज और अल्फा सिक्रेटेज 2 एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से बीटा एमिलॉइड प्लाक का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये कट करते हैं बीटा एमिलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन को, और कट करने से क्या होता है, फ्रैगमेंट्स फॉर्म हो जाते हैं और ये फ्रैगमेंट्स क्लम्प हो जाते हैं। तो इसकी वजह से बीटा एमिलॉइड प्लाक का फॉर्मेशन हो रहा है। मैंने पहले भी बताया था, ये प्लाक जब ब्रेन में इकट्ठा होने लग जाता है तो क्या होता है, ब्रेन के वेसल्स में इकट्ठा होता है, तो देयर में भी चांसेस ऑफ इंटरनल हैमरेज ऑल्सो, ब्रेन हैमरेज ऑल्सो। तो इस तरह की कोई मेडिसिन ढूंढ रहे हैं जिससे ये प्लाक का फॉर्मेशन ना हो। Next is antibodies. They are trying to work on antibodies that bind to beta amyloid and enhance its clearance from the brain.